हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बारे में जानेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JA बोला जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, JA का रेलवे में काम क्या होता है, उसकी सैलरी और जॉब के बारे में, करियर प्रमोशन के बारे में, क्वार्टर्स, उसको किस टाइप के भाई क्वार्टर्स मिलते हैं उसके बारे में। ठीक है, और अदर जो बातें हैं वो हम सब जानने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए भाई, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले आपको पता ही होगा, ये लेवल 5 की जॉब है और ग्रेड C में आती है रेलवे के। ठीक है, और ये जॉब अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। रेलवे के किससे रिलेटेड है? अकाउंट डिपार्टमेंट से। ठीक है, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट जॉब है लेवल 5 के अंदर। ठीक है, इसको सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है रेलवे के अंदर। ठीक है, चलिए क्यों माना जाता है वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी वीडियो के दौरान भाई। उसके बाद है पोस्टिंग की बात करते हैं भाई। इस जॉब में पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होती है। देखिए, इस जॉब की सबसे खासियत बात यही है, इसकी जो पोस्टिंग है वो बड़े बड़े स्टेशनों पे ही होती है। ठीक है, मतलब हेड क्वार्टर्स में होती है या डिवीजन लेवल पे होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है, देखो, हेड क्वार्टर के अकाउंट ऑफिस में या डिवीजन के अकाउंट ऑफिस में होती है भाई, या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती हैं वहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग बड़े स्टेशनों पे होती है, अच्छी सिटीज़ में ही होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको छोटे स्टेशन पे कभी भी ये जॉब नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये बड़े बड़े स्टेशनों पे हेड ब्रांचों में ही होती है। बहुत ही अच्छी ऑफिस जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है भाई। ठीक है, चलिए और इसके बारे में जानते हैं आगे। JA का क्या क्या काम होता है भाई, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है केयर टेकर ऑफ रेलवे फाइनेंसेस में। तो रेलवे फाइनेंसेस का केयर टेकर होता है भाई, जितना भी रेलवे में पैसा लेने देने का काम होता है उस सब का ध्यान रखता है भाई JA। ठीक है, मतलब कोई पैसा गलत तो यूज नहीं हो रहा है, कोई मल प्रैक्टिस है, कोई भी कुछ भी, मतलब उसके बारे में सारा कुछ JA को ध्यान रखना पड़ता है भाई। सैलरी और पेंशन के लिए जो पैसा होता है भाई, वो भी उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन JA ही करता है। ठीक है, कॉलिंग वेरियस टेंडर इन रेलवे भाई, रेलवे में जितने भी टेंडर छुटते हैं किसी भी प्रकार के, उसमें भी JA काम करता है भाई। ठीक है, और भाई सबसे अच्छी बात देखो यहाँ पे है क्लियरिंग कॉन्ट्रैक्टर बिल्स भाई। जितने भी वहाँ कॉन्ट्रैक्टर आते हैं रेलवे के अंदर, जो टेंडर वगैरह लेते हैं या कोई भी किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उन सब के बिलों को क्लियर करने का काम होता है। तो भाई एक रेप्यूटेड जॉब है, बहुत आपको मतलब अच्छी यहाँ पे इज्जत मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ही नामी जॉब है, ये समझ के चलना। आपको कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल जहाँ पे पास हो रहे हैं आप समझ सकते हो खुद से ही। ठीक है, उसके बाद है सेलिंग ऑफ रेलवे स्क्रैप मटेरियल भाई। रेलवे का जो भी स्क्रैप वगैरह है उसको सेलिंग, उसका ऑक्शन वगैरह करता है, वो भी JA के अंडर रहता है। बजट एनालिसिस में भी ये लोग हेल्प करते हैं रेलवे के, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी बजट फाइनल होता है उसमें भी इनकी मतलब जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो ये प्रिपेयर करते हैं। चेकिंग एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मिसयूज हो रहा है रेलवे के पैसे का, तो उसके बारे में भी ये लोग देखते हैं। मतलब मोटा मोटी ये है कि रेलवे के अकाउंट्स का काम ये संभालते हैं जो भी है। ठीक है, पैसे से लेने देने का सारा काम यहीं पे आता है। चलिए सैलरी और अलावेंसेस के बारे में जान लेते हैं भाई। इस जॉब में बेसिक रहता है 29,200 रुपये का। बेसिक पे जो है 29,200 रुपये की है। अब इस पे भी तरह तरह के अलावेंसेस मिलते हैं जिससे हमारी टोटल सैलरी मिलती है। ठीक है, बनती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं DA का, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता एक तरीके से समझ सकते हो। ये भाई 38% चल रहा है इस टाइम पे। पहले ये 34 था, 1 जुलाई 2022 में ये इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने 4% और 38% है। अभी आगे और बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा भाई। ठीक है, फिलहाल जो करंट में 38% चल रहा है, तो आप 29,200 का 38% निकाल लोगे ना तो बनेगा 11,096 रुपये, 11,096 रुपये भाई। ठीक है, उसके बाद हाउस रेंट अलावेंस, HRA जिसको बोलते हो, घर का जो किराया वगैरह है।
ठीक है। अगर आप क्वार्टर ले लेते हो तो आपको ये नहीं मिलता, अभी ध्यान रखना है। अगर आप रेलवे का क्वार्टर वगैरह ले लेते हो तो आपको ये नहीं मिलता है। अगर आप क्वार्टर वगैरह नहीं लेते हो, आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको HRA मिलता है। HRA अलग अलग होता है अलग अलग सिटीज़ के लिए। भाई सिटी 3 तरीके की बना रखी है इंडिया में, X, Y और Z। X जो सिटी होती है, जो जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं। आप नेट से चेक कर सकते हो कौन कौन सा स्टेट, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, ये सब X में आते हैं, X सिटीज़ में आते हैं। यहाँ पे जो हाउस रेंट है वो 27% मिलता है आपको बेसिक का, Y सिटी में 18%, और बाकी जितनी सिटीज़ बच जाती है सब जगह का 9% मिलता है। वो आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर भाई जो JA की पोस्ट होती है वो एक अच्छी सिटी में ही होती है, ठीक है, मतलब वो आइदर X और Y सिटी से ही ज़्यादातर रिलेटेड होती है, ठीक है। बहुत ही कम होंगी जहाँ Z में JA की पोस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम लोग 27 या 18% समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया है 27%, तो बेसिक का 27% है, 7884 रुपये आपको लगभग HRA मिलने वाला है। उसके बाद है ट्रैवल अलावेंस। भी ट्रैवल अलावेंस मिलेगा आपको करीबन 3600 रुपये, ये फिक्स होता है, ठीक है, करीबन 3600 रुपये मिलता है, प्लस इसका 27%, मतलब जो आपको सॉरी DA, इसमें मैंने मिस्टेक कर रखी है यहाँ पे। ट्रैवल अलावेंस जो है 3600 तो फिक्स है भाई हमारा, और साथ में ना ये ध्यान रखना 38% निकलेगा इसका यहाँ पे, ये 38% बनेगा, 27 नहीं, ये 38% बनेगा। इसका भी भाई 38% निकलेगा। 3600 रुपये तो गवर्नमेंट ने फिक्स ही कर रखा है, उस 3600 का 38% और निकाल लेंगे, वो ऐड कर लेंगे, करीबन ये मान लो 4600-4700 रुपये जो भी है, ठीक है। आइडिया मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलो 5000 में लिख देता हूँ, लगभग वो मिलता है आपको। इन सब को अगर आप एडअप करते हो, ये मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें ली हैं। जैसे मैंने HRA है वो 27% लिया है, ठीक है। अगर आपकी सिटी Y है तो भाई वो 18% हो जाएगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। डियरनेस अलावेंस तो 38% ही है, सबको वही मिलेगा 38%, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल सैलरी जो बनती है करीबन 52,000 से 53,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी भाई, ठीक है, अगर आप X सिटी में आते हो तो। अब इसमें से भाई NPS कटता है, ठीक है, इसमें से NPS नेशनल पेंशन स्कीम में जाता है हमारा पैसा 10% भाई, 10%। अब मान लो आपकी सैलरी 53,000 है, तो 53,000 का 10% मतलब 5300 रुपये, लगभग 5300 रुपये आपके चले जाएंगे नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर भाई, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपके चले जाएंगे। मान लो 53,000 की सैलरी है, 5,000 हम लोग उसमें से माइनस कर ले तो 48, 300 और माइनस कर ले लगभग 47,000। तो आइडिया यही है कि 45 से 50,000 के बीच में इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। 45K से 50K तक की सैलरी आपको यहाँ पड़ जाती है पेंशन स्कीम में कटने के बाद, ठीक है। पेंशन स्कीम में मान लो अपने भाई 5,000 रुपये चले गए, गवर्नमेंट उसके अंदर 14% और ऐड करती है, ठीक है, उसमें 14% और ऐड करती है, और वो हमारा फिक्स ऐड हो जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में चला जाता है वो, ठीक है भाई। वो हमें अपनी रिटायरमेंट के बाद, जब हम लोग 60 साल बाद जॉब को छोड़ेंगे, उस टाइम पे वो हमें सारा पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई इसके अलावा और क्या क्या मिलता है? PLB, पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। भाई ये एक्चुअल में सीधी सीधी भाषा में बात करें दिवाली बोनस होता है, दशहरे से पहले आपको मिल जाता है। मैंने यहाँ लिखा है अच्छे से, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। और भाई ये लगभग ये समझो 78 दिन की तनख्वाह के बराबर होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाई 18,000 रुपये, मान लो ये 17,951 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये मिलेंगे, या फिर 78 दिन का वेज। मतलब 78 दिन के वेज से क्या मतलब है? मान लो कोई ग्रुप डी का कर्मचारी है, ठीक है, उसकी सैलरी कम बनती है, तो उसकी 78 दिन की तनख्वाह जोड़ लो, या फिर 18,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो भाई तनख्वाह 78 दिन की बन जाती है 50,000, तो 50,000 नहीं मिलेंगे, मतलब मिलेंगे 18,000। 18,000 से ऊपर नहीं मिलने वाले हैं, मतलब ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो और ये नॉन गैजेटेड रेलवे के एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। नॉन गैजेटेड जो होते हैं बी ग्रेड तक के, ए ग्रेड वाले गैजेटेड हो जाते हैं, उनको नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी एजुकेशन अलावेंस मिलता है 27,000 रुपये। अगर आपके भाई 2 बच्चे हैं या एक बच्चा, जितने भी हैं, मतलब 2 से ज़्यादा पे नहीं मिलता, आपका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस मिलेगी 27,000 रुपये पर बच्चा। एनुअल है भाई, ये 27,000 रुपये एनुअल मिलता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मंथली, एनुअली आपको 27,000 रुपये 2 बच्चों का मिलता है, मतलब हर बच्चे का अलग अलग 54,000 रुपये आपको ये मिलते हैं भाई सालाना। तीसरे बच्चे का नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपके भाई 2 जुड़वां बच्चे पैदा हो जाते हैं, मान लो एक बच्चा पहले से ही आपके पास और फिर 2 बच्चे जुड़वां पैदा हो जाते हैं, तो फिर उन दोनों का भी मिलेगा, मतलब टोटल 3 बच्चों का मिलेगा फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करियर एंड प्रमोशन भाई देखो, JA के अंदर हमारी 2 प्रमोशन तो भाई टाइम बेस पे हो जाएंगी, 5 साल में, ठीक है, 4 साल में, 5 साल में, जो भी है 8-10 साल में हम लोग जूनियर अकाउंट ऑफिसर तक पहुंच जाएंगे भाई। यहाँ तक तो हम बाय प्रमोशन पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी पोस्ट है उसके लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। हम 5 साल बाद एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर हम लोग डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देके आगे ये सीनियर वाली जो पोस्ट है, डिप्टी चीफ, यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। मतलब सीनियर अकाउंट ऑफिसर बनने के लिए आपको A ग्रेड में आने के लिए आपको भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आप सीनियर अकाउंट ऑफिसर बन जाओगे। फिर 3-4 साल बाद प्रमोट होकर डिप्टी, फिर एडिशनल फाइनेंस एडवाइज़र, जो एक सबसे हायर पोस्ट रहती है, ठीक है। यहाँ तक आप जा सकते हो। क्लियर है बात इतनी? चलिए, इसमें क्वार्टर मिलते हैं टाइप 3 के भी। टाइप 1, 2, 3 ऐसे होते हैं। टाइप 1 वाले ग्रुप डी वालों को, ठीक है, उनको मिलते हैं, उनका मतलब कंडीशन खास अच्छी नहीं होती है। टाइप 3 की कंडीशन एक मतलब मीडियम सी होती है, अच्छी होती है, माना जाता है कि, ठीक है। तो टाइप 3 के क्वार्टर आपको मिलने वाले हैं रेलवे के अंदर भाई। चलिए, उसके बाद अदर बातें जान लेते हैं जॉब के बारे में कुछ। देखो, रेप्यूटेड जॉब है बिकॉज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स। मैंने ये पहले भी बात बताई है, रेप्यूटेड इसलिए है कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल आपको क्लियर करने हैं भाई, तो आपको मतलब काफ़ी रेपुटेशन मिलने वाली है कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। आपको मतलब वो हर जगह इनवाइट भी करेंगे, आपको मतलब वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी मिलेगा उन कॉन्ट्रैक्टर्स का, ठीक है ना, ठीक है। तो खासी रेप्यूटेड जॉब मान के चलो रेलवे के अंदर भाई। 9 to 6 जॉब है, 9:30 बजे तक वहाँ पे आप जा सकते हो, 9:30-9 बजे तक, और 6 बजे तक ये जॉब होती है। साथ में संडे सैटरडे ऑफ रहता है। हाँ, जिनकी भाई ड्यूटी प्रोडक्शन यूनिट में लग जाती है वहाँ पे सैटरडे हाफ होता है, वहाँ पे सैटरडे हाफ होता है। मान लो हेड ऑफिस में है, वहाँ पे संडे सैटरडे क्लियरली छुट्टी होती है भाई, ठीक है, पूरा दिन हॉलीडे रहता है। बट अगर प्रोडक्शन यूनिट में हो तो आप वहाँ पे हाफ डे रहता है सैटरडे का भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पोस्ट लोकेशंस आर सिटी, मतलब ये भी मैंने पहले बता दी, लोकेशंस जो इस पोस्ट की होती है वो सिटीज़ में ही होती हैं, मतलब, ठीक है। और दूसरी खास बात यह है भी संडे सैटरडे ऑफ। इसका मतलब ये है आप बिना अपने मतलब हेड ऑफिस में या मतलब अपने हेड को बिना बताया कहीं भी जा सकते हो। सैटरडे और संडे को भी कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से। अदर पोस्टों में क्या रहता है, आपको अपने सीनियर को बताना पड़ेगा, सर मेरी संडे सैटरडे आज छुट्टी है और मैं घर पे जा रहा हूँ या वहाँ जा रहा हूँ, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। इस पोस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, संडे और सैटरडे अगर आपकी छुट्टी है तो बिना इंटीमेशन के आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है भाई, ठीक है। ये भी इस जॉब की खास बात रहेगी। चलिए और देखते हैं, बस इतना ही है इस पोस्ट के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे इस पोस्ट के बारे में मुझे और जानकारी आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू भाई।